उसे ब्रह्मांड के रहस्य की चाबी कहते हैं। हमने अभी इसकी खोज की है और इसने पूरी तरह सबके होश उड़ा दिए हैं। उसमें नई टेक्नोलॉजीज की खोज होगी। हम एक विशाल अनजान जगह पर जा रहे हैं, क्या मालूम हमें वहां पे क्या मिल जाए। और शायद दुनिया की आज तक की सबसे अहम वैज्ञानिक खोज होगी। उससे हम दुनिया को एक नए नजरिए से समझना शुरू कर पाएंगे। क्या गॉड पार्टिकल नाम की ये चीज बता सकती है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई? और क्या इससे जुड़े सुराग ये इशारा करते हैं कि हजारों साल पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव हमें इसकी अहमियत समझा कर गए थे? हम इसकी मदद से यूनिवर्स में हमारी अहमियत जान सकते हैं और शायद टेलीपोर्ट और टाइम और स्पेस में सफर भी कर सकते हैं। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या इस बात का सबूत गॉड पार्टिकल की खोज में मिल सकता है? हर धर्म इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, हमारी शुरुआत कैसे हुई? इंसानियत के जन्म के वक्त से ही फिलोसोफर्स, साधु और पुजारी हमारी शुरुआत के बारे में सोचते आए हैं। विज्ञान ने हमेशा ये बात जानने के लिए सबूत ढूंढने की कोशिश की है। विज्ञान और धर्म दोनों ही कुछ बुनियादी नियमों के सहारे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। विज्ञान में वैज्ञानिक तरीके होते हैं और धर्म में उसी सवाल का जवाब देने के लिए अलग नियम होते हैं। धर्म ये मानता है कि दुनिया में ईश्वर या देवता होते हैं। धर्म हमें दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाता है और विज्ञान एक अलग नजरिए से देखना सिखाता है। हाँ, इन दोनों ही नजरियों में काफी कुछ बातें थोड़ी बहुत एक जैसी हैं। विज्ञान और धर्म देखा जाए तो दोनों सच की तलाश करते रहते हैं। उनकी फिलॉसफी भी यही कहती है। दोनों हमारी शुरुआत के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बिग बैंग या सृष्टि का जन्म होना या फिर जेनेसिस। ये सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कि विज्ञान, धर्म और फिलॉसफी सब एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं। ये देखकर मुझे आइंस्टाइन का सवाल याद आता है, जब ईश्वर ब्रह्मांड बना रहे थे तब वो क्या सोच रहे थे? अगर विज्ञान और धर्म दोनों हमेशा से एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है? क्या सच में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं? विज्ञान कभी भी दुनिया में ईश्वर के होने के बारे में बात नहीं करता और इसीलिए ईश्वर के होने की संभावना बनी रहती है। तो हो सकता है कि ईश्वर ने ही यूनिवर्स को बनाया है, हो सकता है ईश्वर ने ही बिग बैंग करवाया हो। प्राचीन जमाने में फिलोसोफर से वैज्ञानिक हुआ करते थे। सबूतों के जरिए रिसर्च करने और धार्मिक सोच से थ्योरीज बनाने वाले दोनों वैज्ञानिक माने जाते थे। सभी गहरी सोच रखने वाले लोग दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब हम इन दोनों को दो अलग धारणाएं मानते हैं। अगर हमें सच में धर्म और विज्ञान के बीच की दूरी कम करनी है, तो हमें ये मानना ही होगा कि धर्म को एक वैज्ञानिक नजरिए की जरूरत है और विज्ञान थोड़ा सा धार्मिक नजरिया अपना ले तो उसे फायदा ही होगा। मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक कहानियों को सच माने, लेकिन धर्म को समझने की कोशिश करे और जिसे वो सिर्फ कहानियां मानता है, ये जानने की कोशिश करे कि क्या उसमें कोई सच्चाई भी है। वो खोज करे और सच्चाई जानने की कोशिश करे। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम अपनी शुरुआत का सच जानने के करीब आ रहे हैं?
क्या हमें ये पता चलने वाला है कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं? कुछ लोगों का मानना है कि हाल ही में हुई एक बड़ी वैज्ञानिक खोज हमें इस सच को जानने के काफी करीब ले जा सकती है। जेनीवा, स्विट्जरलैंड। यहां पर जमीन की सतह में 300 फुट नीचे पूरे 27 किलोमीटर की लंबाई वाली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी किस्म की मशीन बनाई गई है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर या LHC। इसमें छोटे छोटे प्रोटॉन्स को लगभग 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया जाता है। इसलिए LHC में इतनी एनर्जी पैदा होती है कि कुछ लोगों को डर है कि इसमें एक ब्लैक होल पैदा हो सकता है जो पूरी धरती को निगल सकता है। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानों के हाथों बना आज तक का सबसे अनोखा और ताकतवर डिवाइस है। इसमें जिस तरह दो प्रोटॉन्स को बेहद तेज रफ्तार से छोड़ा जाता है और एक दूसरे से टकराया जाता है, उससे ढेर सारी एनर्जी पैदा होती है और छोटे पैमाने पर वैसे ही हालात बनते हैं जैसे कि बिग बैंग की शुरुआत में पैदा हुए होंगे। ये एक तरह से वक्त में पीछे जाने जैसा है। बिग बैंग के वक्त में जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, हम यूनिवर्स की शुरुआत के वक्त में जाते हैं जब यहाँ उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा हुई थी। जुलाई 4, 2012 के दिन LHC के जरिए हुई पहली खोज के बारे में जानने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न के एक ऑडिटोरियम के बाहर हजारों लोग जमा हुए थे। ये इवेंट दुनिया भर में लाइव दिखाया जा रहा था और वैज्ञानिक ऐसी खोज के बारे में बताने वाले थे जो हमारी यूनिवर्स से जुड़े एक सालों पुराने रहस्य को सुलझा सकती थी। उस वक्त उस जगह पर कमाल का माहौल था। वो किसी आम फिजिक्स सम्मेलन या सेमिनार जैसा माहौल नहीं था। लोगों का मानना था कि एक बहुत बड़ी बात के बारे में बताया जाने वाला था, ऐसी बात जो बेहद अनोखी थी, और यही सच था। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हम वो कर सकते हैं। सर्न में वैज्ञानिकों ने मैटर के एक छोटे से टुकड़े की खोज की जिसे नाम दिया गया द गॉड पार्टिकल। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज को हमारे ज्ञान हासिल करने के सफर में एक बड़ी कामयाबी माना है और उन्हें लगा कि उसकी मदद से हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये गॉड पार्टिकल क्या चीज है और ये हमें यूनिवर्स के बारे में क्या बताता है? साइंटिफिक कम्युनिटी में इसे हिग्स बोसन के नाम से जाना जाता है और इस पार्टिकल के बारे में सबसे पहले 1964 में फिजिसिस्ट पीटर हिग्स ने बताया था। इसकी खोज से ये बात साबित होती है कि पूरी यूनिवर्स में एक अनोखी शक्ति है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब ये पार्टिकल इस फील्ड में आते हैं तो उनमें मास पैदा होता है जिससे वो धीमे हो जाते हैं और इस वजह से उनसे मैटर बनती हैं जैसे कि ग्रह और तारे। उनको आप रेत या फिर शक्कर में से गुजरती पिंग पोंग बॉल्स की तरह समझ सकते हैं। कभी कभी वो रेत के अंदर चली जाती है, कभी कभी रेत के ऊपर आ जाती है। जब वो ऊपर होती है तो ज्यादा तेज चलती है और अगर नीचे दबी होती है तो धीरे। और इस तरह हिग्स फील्ड के संपर्क में आने की वजह से हिग्स पार्टिकल के अंदर मास पैदा होता है। शब्दों में ये जताना नामुमकिन है कि हिग्स पार्टिकल की खोज कितनी बड़ी बात है और इस खोज से पता चलता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी में अब लोग बहुत उतावले हो रहे हैं क्योंकि हिग्स फील्ड पूरे स्पेस टाइम में फैला हुआ है। थियोरेटिकली ये मुमकिन है कि हम पार्टिकल्स का मास गायब कर दें और तब उनकी रफ्तार लगभग रोशनी की रफ्तार जितनी हो सकती है। इससे न सिर्फ नए ग्रहों पर बल्कि तारों पर भी जाकर उनके बारे में जानना मुमकिन होगा। अब चाहे हम सहारा लें विज्ञान, धर्म, फिलॉसफी या फिर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी का, लेकिन बात यह है कि हम सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और आखिर हमें जाना कहां है। और इसलिए हमने हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की खोज का जश्न मनाया
क्योंकि उससे हम इन सवालों का जवाब ढूंढने के और करीब आ गए हैं, जिनका जवाब इंसान हजारों सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस छोटे से पार्टिकल की खोज यूनिवर्स को समझाने की हमारी काबिलियत में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इससे हम एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी बनाने, रोशनी की रफ्तार से सफर करने और वर्म होल्स बनाने जैसे काम कर सकते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि गॉड पार्टिकल एक नई खोज नहीं है, बल्कि बहुत पहले इसकी खोज हो गई थी। क्या प्राचीन इंसानों के वाकई दूसरी दुनिया के लोगों के साथ शारीरिक संबंध थे, जिससे सुपर ह्यूमन संतानें हुईं? लेकिन अगर ऐसा है, तो ये विशालकाय लोग आज हमारे बीच क्यों नहीं हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि लू बैंग और हेलेन ऑफ ट्रॉय के गर्भवती होने की कहानी वाकई एलियंस के शुरुआती इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कहानी हो? और अगर ऐसा है, तो क्या वो दूसरी दुनिया के और भी बड़े एजेंडा का हिस्सा थे? हैरत की बात यह है कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं कि इसके आगे के जवाब एक पोप के उस बयान में मिल सकते हैं जो उन्होंने मरते वक्त दिया था। द वेटिकन, 12 मई 1003 ईस्वी। अब तक के सबसे विवादास्पद पोप्स में से एक, पोप सिल्वेस्टर द्वितीय, अपनी मृत्यु शैया पर थे। 4 साल पोप रहने के दौरान सिल्वेस्टर ने एरिथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन को बढ़ावा देकर यह साबित कर दिया कि वो पढ़े लिखे और नई सोच के इंसान हैं। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो ये मानते थे कि पोप की साइंटिफिक स्किल्स शैतानों के साथ छुपकर काम करने के वजह से थी। उन्होंने ब्लैक आर्ट्स का अध्ययन किया था और यहां तक कि एक रोबोटिक सिर भी बनाया था जिससे उन्हें गुप्त ज्ञान मिला था। कुछ किस्से बताते हैं कि अपनी अंतिम सांसों के साथ पोप सिल्वेस्टर ने एक चौंकाने वाला कन्फेशन किया कि उनके सक्यूबस नाम के एक पौराणिक दानव के साथ संबंध थे। इनक्यूबाई और सक्यूबाई आमतौर पर प्राचीन पौराणिक कथाओं में सीधे मध्यकालीन युग तक पूरी तरह से साफ नजर आते हैं। ये कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि उन दिनों ये एक कॉमन फीचर था। प्राचीन कहानियों में सक्यूबस एक दानव था जो औरत का रूप धारण करके पुरुषों को रिझाता था। ये दानव अपने लिंग बदलकर एक इनक्यूबस बन सकता है और पुरुषों से वीर्य लेकर उससे नश्वर स्त्रियों को गर्भवती करता है। कहा जाता था कि इनक्यूबाई और सक्यूबाई लोगों के पास रात में आते थे और लोगों को ऐसा लगता था जैसे उन्हें नींद में स्लीप पैरालिसिस हुआ है। वो गहरी नींद से उठते थे और अपने आसपास की चीजों को लेकर पूरी तरह सचेत रहते थे, लेकिन वो पैरालाइज्ड भी रहते थे और उनकी उपस्थिति की वजह से ऐसा लगता था कि जैसे वो आपको अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। इनक्यूबस और सक्यूबस दानवों की कहानियां जो रात में लोगों के बेडरूम में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आते थे, उसमें अक्सर लोगों को थोड़ा डर लगता था, लेकिन वो उनका विरोध या उसे लेकर कुछ नहीं कर पाते थे। इनक्यूबस थ्योरी का क्लासिक फॉर्म सेंट थॉमस एक्वाइनस ने दिया है। अपनी कई किताबों में उन्होंने शैतान के बच्चे इस फ्रेज का जिक्र किया है। शैतान के बच्चे को पैदा होने के लिए शैतान को किसी तरह एक आदमी का कारगर वीर्य चुराकर एक औरत में डालना पड़ता है। ये बात तो साफ है कि यहाँ ऐसी चीजें हैं जिनका अपना एक एजेंडा है और जो अपने मकसद के लिए अलग अलग इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। क्या ये सेक्सुअल प्रेडेटर्स सिर्फ एक प्राचीन मिथक होते होंगे, या फिर ये दंत कथाएं ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हो सकती है?
1480 और 1750 के बीच तकरीबन 50,000 तथाकथित चुड़ैलों को होली इंक्विजिशन के हिसाब से मौत के घाट उतारा गया। ये रोमन कैथोलिक चर्च की छेड़ी हुई एक बेरहम जंग थी, हर उस इंसान के खिलाफ जो उनके हिसाब से ईश्वर के कानून का विरोध कर रहा था। चुड़ैलें वो थी जिनके बारे में माना जाता था कि वो ईसाई धर्म और सभ्य दुनिया के विनाश के लिए शैतान के साथ मिलकर साजिश करती हैं। मैलियस मैलिफिकारम या हैमर ऑफ द विचेस के अनुसार जादू टोना तब शुरू हुआ जब औरतों ने दानवों को आगे बढ़ने से रोकना बंद कर दिया। जिन औरतों पर दानवों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का इल्जाम था, उन्हें यातनाएं देकर उनसे पाप कबूल कराए गए, जिससे उनके यौन संबंधों को लेकर बहुत भयंकर चीजें सामने आईं। अगर किसी ने एक दानव के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे तो उसने अपनी आत्मा उस दानव को सौंप दी थी और इसलिए उन्हें मजबूर किया गया होगा, यहाँ तक कि उनकी मर्जी के बगैर पालतू पशुओं को मारने के लिए, बच्चों को मारकर खाने के लिए, गर्भ को खत्म करने, पुरुषों को नपुंसक बनाने और आगे तक के लिए। मध्यकालीन युग की कई रिपोर्ट्स में और आज के एलियन के किए गए अपहरण में कई समानताएं हैं। लोग बताते हैं कि वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा कि सेक्सुअल एनकाउंटर में होता है। क्या जांच के दौरान सुना गया कबूलनामा और पौराणिक इंक्यूबस और सक्यूबस से मिलना वाकई दूसरी दुनिया के साथ शारीरिक संबंधों को दर्शाते हैं? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि ऐसा सिर्फ मध्यकालीन युग में नहीं हो रहा था, बल्कि आज भी हो रहा है। एलियंस के साथ शारीरिक संबंधों की कहानियां 1957 की हैं, जब ब्राजील के एक किसान ने यह बताया कि उसे एक यान पर ले जाया गया और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक अजीब सी सुनहरी बालों वाली एक औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया गया। दूसरी दुनिया के सबसे मशहूर और आधुनिक अपहरण में से एक है ब्राजील में 1957 में हुआ एंटोनिया विलास बोआस का मामला। और उसका कहना था कि एक उड़न तश्तरी उसके सुनसान खेत में उतरी और उससे ले गई। जब वो वहां था तब उसने दूसरी दुनिया की एक औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो पहले अपहरण मामलों में से एक था और सबसे दिलचस्प भी, क्योंकि वो बाकी दूसरे मामलों से पहले का था और कई सालों तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। तो आप कह सकते हैं कि एंटोनियो विलास बॉयस को ये आइडियाज पल्प लिटरेचर पढ़कर मिले थे। कुछ साल बाद 1961 में लैंकास्टर न्यू हैम्पशायर के बेटी और बानी हिल ने एक मशहूर अपहरण के बारे में बताया, जिसमें उन्हें एग्जामिनेशन टेबल्स पर नग्न लेटाकर उनकी जांच की गई थी और उन्होंने बताया कि वो लोग ग्रे एलियंस जैसे थे जिन्होंने अंडे और शुक्राणु के नमूने निकाले थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें कोई सिर्फ ये कहकर खारिज कर सकता है कि ओह, ये सारी कहानियां मन घड़त हैं। मुझे खुद ऐसा लगता है कि अपहरण की कई कहानियां नकली हैं, क्योंकि लोग ध्यान खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि सारी कहानियां ही झूठी हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ हम एकदम साफ तौर पर दूसरी दुनिया के अपहरण की आधुनिक कहानियों और मध्यकालीन युग की कहानियों के बीच दरअसल एक तरह की लाइन को देख रहे हैं। इन कहानियों में समानताएं दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि उन शारीरिक संबंधों से जो पैदा हुआ उसे एक जेनेटिक इंटरब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये घटनाएं और साथ में मध्यकालीन युग के इनक्यूबस और सक्यूबस की कहानियां वाकई दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेलजोल की हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये सिर्फ धूर्त एलियंस के काम हैं, जैसा कि स्वर्ग से निकाले गए देवताओं की प्राचीन कहानियों में बताया गया है, या फिर ये उससे भी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती हैं? शायद इसका जवाब अनजन्मे बच्चों की कहानियों से मिल सकता है जो गर्भ से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, जुलाई 1992।
पीटर करी अचानक उठे और उन्होंने पाया कि वो पैरालाइज हैं और बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह सचेत थे। उन्हें लगा कि उनके ऊपर कोई वजन है जिससे वो दबे जा रहे हैं, और जब अंधेरे में उन्होंने अपनी आंखों को एडजस्ट किया तो देखा कि एक अजीब से रंगरूप वाली औरत उनके बदन पर फैली हुई है। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो औरत मेरे ऊपर लेटी थी। वो एक सुनहरे बालों वाली औरत थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। उसकी शायद 2 आंखें थीं जो इंसान की आंखों से 3 गुना बड़ी थीं। उसके गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं। पतला चेहरा जो संकरा होते होते नीचे नुकीली ठोड़ी तक आता था, और पलंग के एक तरफ पलंग के कोने में एक और औरत थी जो एशियन लग रही थी। और फिर सुनहरी बालों वाली औरत ने उसके पेट पर हाथ रखा और आकाश की तरफ उंगली दिखाई। उसके बाद वो औरत वहां से गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे इस बात का सबूत छोड़ गई कि वो वहां थी, एक सुनहरी बाल। करी उस सबूत को जीनियोलॉजी लैब में ले गए, जहां बायोकेमिस्ट हॉरिस ड्रू ने उस बाल के डीएनए की जांच की, जिसके नतीजे उम्मीद से परे आए। वो बहुत अजीब था, क्योंकि ज्यादातर लोगों के बाल पीले या भूरे या काले होते हैं, जबकि वो बाल नायलॉन फिशिंग लाइन की तरह पारदर्शी था। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके बाल पारदर्शी हों। आमतौर पर इंसानों के बाल में एक ही तरह का डीएनए होता है। उस बाल के बाहरी शाफ्ट में हमें एक बहुत ही दुर्लभ चाइनीज वंश मिला, करीब 0.1%। 1% एथनिक चाइनीज और बाकी हिस्से में नीली आंखों वाला सेल्टिक लाइट स्किन वंश मिला। इससे पता चलता है ये वाकई एक अजीब डीएनए था, जो काफी दुर्लभ है, जो पीटर को अपने बेडरूम में या सड़क के किनारे नहीं मिल सकता था। स्विट्जरलैंड 1968। शोधकर्ता और लेखक एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी पहली किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स प्रकाशित की। इसमें उन्होंने इस क्रांतिकारी सोच को उजागर किया कि ये नाज़का लाइंस नाज़का लोगों ने तब बनाई जब उन्होंने एलियंस को एडवांस टेक्नोलॉजी और गणित के जटिल ज्ञान का इस्तेमाल करते देखा। एरिक वॉन डैनिकन उन पहले इंसानों में से थे जिन्होंने ऊपर आसमान से इस इलाके को देखा था। उन्होंने न सिर्फ मैदानों की लाइंस की जांच की, बल्कि नाज़का की पहाड़ियों को भी देखा, जहां ऐसे जटिल मैथमेटिकल डायग्राम्स मिले जिनका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। जब आप इस रेगिस्तान से उड़ते हैं तो आपको लंबी लंबी लाइंस दिखाई देती हैं और आसमान से देखने पर ऐसी लगती हैं मानो ये कोई हवाई पट्टी हो। ये कहीं भी खत्म हो जाती हैं और कहीं से भी शुरू हो जाती हैं और कहीं कहीं तो एक दूसरे को काटती भी हैं। जब एरिक ने कहा कि ये किसी हवाई पट्टी का जाल लगता है, तो ये विचार उन्होंने आसमान से देखकर बनाया था जब उन्होंने हवा से इन लाइंस को देखा। पर असल में ये कोई रनवेज नहीं है, क्योंकि यहाँ की जमीन एक विमान का वजन नहीं झेल सकती है। कुछ कहते हैं कि ये रनवे रहा होगा, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं खुद 6 सालों तक एयरफोर्स में रहा हूँ और हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट में इस तरह के रनवे पर लैंडिंग करने की क्षमता नहीं थी। मुझे ये ध्यान खींचने का जरिया लगता है। आप इन लाइंस को स्पेस से देख सकते हैं, तो हो सकता है ये एक तरह के सिग्नल हो। चैरियट्स ऑफ द गॉड के प्रकाशित होने के 4 दशक बाद भी एरिक वॉन डैनिकन की नाज़का लाइन से जुड़ी विवादित थ्योरीज आज भी दुनिया भर में शोध का विषय है। कुछ स्कॉलर्स कई डिजाइन्स में बने अजीबोगरीब पैटर्न्स को देखकर ये मानते हैं कि नाज़का लाइंस अप्लाइड ज्योमेट्री के शुरुआती उदाहरणों में से एक हो सकती है। इनमें इंटरेस्टिंग जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं, मतलब वो फिगर्स बना सकते थे, और तो और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। एकदम सटीक एंगल्स बने हैं, बराबर दूरियां रखी गई हैं। ये दर्शाता है कि शुरुआती दौर से ही ज्योमेट्री का ज्ञान प्राचीन कलाकारियों में भी झलकता था।
इस नाज़का के इलाके की एक और खास बात यह है कि इनमें से किसी न किसी का अपने ठीक ऊपर के आसमान से बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग रिश्ता है। इनमें एक मशहूर ग्लिफ है स्पाइडर का, जिसकी एक टांग थोड़ी लंबी है, और अगर आप इसे उल्टा करते हैं या कहिए इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि ये स्पाइडर ओरायन तारामंडल को दर्शा रहा है, और इस स्पाइडर की लंबी टांग सीरियस तारे को दर्शाती है। तो जिन्होंने भी नाज़का के इस इलाके में ये डिजाइन बनाए, वो उन बातों को अच्छे से जानते थे जो उनसे पहले की प्राचीन सभ्यताएं समझती थी, जो ये थी कि ओरायन और सीरियस का आपसी महत्व और उनके पृथ्वी से रिश्ते को समझना बहुत ही जरूरी है। मगर क्या नाज़का फिगर्स के पीछे कोई और खास मकसद भी हो सकता है? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इन्हें देवताओं को संदेश भेजने के लिए बनाया गया था, ऐसे संदेश जिनमें उन्हें लौटकर आने की फरियाद की गई थी। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का यकीन है कि एल एस्ट्रोनॉटो नाम की रहस्यमयी फिगर में नाज़का के राज छुपे हो सकते हैं। इसे हम स्पेसमैन कहते हैं। ऐसा लगता है मानो उसने स्पेस हेलमेट जैसी कोई चीज पहनी है और एक हाथ ऊपर उठाकर किसी तरफ इशारा कर रहा हो, और ऐसा लगता है मानो ये खुद दूसरी दुनिया से आया हो, या फिर अगर ये कोई एलियन नहीं है तो हो सकता है ये खुद नाज़का का एक शख्स होगा जो उन एलियंस को हाथ दिखा रहा है और कह रहा है, हाय हम यही हैं, आइए यहाँ लैंड कीजिए, हम जानते हैं आप पहले भी आए हैं, प्लीज दोबारा आइए। यहाँ एक ऐसा फिगर है जो एलियन की तरह लगता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ा सिर है, और एक हाथ आसमान की तरफ है तो दूसरा जमीन की ओर, और इसमें भी एक तरह का संदेश है, जैसे मानो कह रहा हो, देखो यहाँ एक घटना घटी थी, यहाँ पर बाहर की दुनिया से कुछ लोग आए थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एल एस्ट्रोनॉटो नाम की ये रहस्यमयी फिगर अतीत में पृथ्वी पर एलियंस के आने का सबूत है। अगर ऐसा है तो क्या इससे इस सवाल का जवाब भी मिलता है कि आखिरकार एलियंस नाज़का में उतरे ही क्यों थे? हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से साइंटिस्ट को नाज़का भेजा। उन्होंने वहां का मैग्नेटिक फील्ड नापा और उन्हें कुछ लाइंस के नीचे मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव भी नजर आया। साथ ही हमने लाइंस पर और उसके पास की जमीन पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को भी मेजर किया, और हम ये देखकर हैरान रह गए कि लाइंस पर हमें 8000 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मिला। इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि इनमें से एक लाइन के 8 फुट नीचे मैग्नेटिक फील्ड वाकई बदलता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जमीन में कुछ तो है, पर हमें नहीं पता क्या है। क्या ये मुमकिन है कि पृथ्वी की किसी खास चीज ने एलियंस को नाज़का की तरफ आकर्षित किया हो, या फिर ये उनके द्वारा बेशकीमती धातुओं की खोज के अभियान के लिए कायम की गई कोई चौकी थी, या उनके रॉकेट फ्यूल के लिए जरूरी मिनरल्स की खोज उन्हें यहाँ ले आई थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर एलियंस को धरती पर आना हो तो उनकी लैंडिंग के लिए नाज़का सबसे उपयुक्त जगह है। नाइट्रेट्स और दूसरी जरूरी चीजें जो आज के जमाने में प्रोपल्शन में इस्तेमाल होती हैं, यहाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। हो सकता है एलियंस ये जानते हो कि ये जगह उनके लिए बेहतरीन ऊर्जा का स्रोत है, और फिर प्राचीन इंसान ने ये आकृतियाँ बनाई, ऐसी हवाई पट्टियाँ बनाई ताकि उन्हें दोबारा बुलाया जा सके। हमें ये भी पता चला है कि नाज़का सभ्यता जिस वातावरण में पनपी, वहाँ नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा थी और उनके लिए नाइट्रेट्स किसी काम के नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या नाइट्रेट उन लोगों के लिए खास था जो इस इलाके में प्राचीन काल में आए थे? हो सकता है कि एलियंस इस नाइट्रेट की खूबियों के बारे में जानते थे। आज भी नाइट्रेट का इस्तेमाल सबसे जबरदस्त और खास टेक्नोलॉजी में किया जाता है। उनमें से एक है स्पेस ट्रैवल। तो क्या एलियंस के नाज़का में आने की कोई दूसरी और बड़ी वजह हो सकती है जिसका अंदाजा हमें अभी तक नहीं है? और क्या यह मुमकिन है कि नाज़का में अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद एलियंस द्वारा इसे छोड़ दिया गया हो?
किसी भी प्रोसेस या कहिए किसी प्रोजेक्ट में एक ऐसा वक्त आता है जब कुछ चीज खत्म हो जाती है, और इसीलिए यहाँ उन एलियंस का आना बंद हो गया, क्योंकि वो फिर किसी और जगह की खोज में चले गए। तो अब वो एलियंस नाज़का क्यों आएंगे? नाज़का की कुछ लाइंस सीधी एंडीज से गुजर रही हैं और ये लाइंस सुदूर पूर्व की तरफ इशारा करती हैं। पर अगर नाज़का किसी जमाने में एलियंस द्वारा इस्तेमाल की गई प्राचीन खदान थी, तो क्या पृथ्वी पर कहीं और भी ऐसी साइट्स मौजूद हो सकती हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक ये मौजूद हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरी खोई हुई सभ्यता के खंडहरों में। पाई रैमजीज, इजिप्ट, 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बाइबल की बुक ऑफ एक्सोडस में इस प्राचीन शहर को 10 दैवीय प्रकोपों की जगह बताया गया है। शास्त्र के अनुसार देवता इन प्रकोपों को इजिप्ट में तब लाए जब फैरो ने इजरायलियों को गुलामी से मुक्त करने के लिए मना कर दिया। इनमें से 3 प्रकोपों में कीड़े शामिल थे। तीसरा प्रकोप था नैट्स, जो जमीन से निकले और आदमी और जानवर दोनों को बीमार किया। चौथा प्रकोप था फ्लाइज, जिन्होंने इजरायलियों को छोड़कर सिर्फ इजिप्शियंस पर हमला किया। और 8वां प्रकोप था टिड्डों का हमला। टिड्डे एक पौधे खाने वाले कीड़े होते हैं जिनके जीव विज्ञान और व्यवहार में असाधारण बदलाव आ जाते हैं। वो एक ही दिशा में जाना शुरू करते हैं। वो पौधों पर जाकर बैठते हैं और उन्हें खाते हैं, और ऐसे करते करते टिड्डे इलाके के सारे पेड़ पौधे साफ कर देते हैं। ये टिड्डे लोगों की लगाई हुई सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हर 10 लाख टिड्डे 1 टन खाना खा सकते हैं। लेकिन टिड्डों की इससे भी ज्यादा असाधारण कहानी बाइबल की न्यू टेस्टामेंट बुक ऑफ रेवलेशन में मिल सकती है। जमीन में एक गहरे गड्ढे से निकले इन टिड्डों की बिच्छू जैसी पूंछ और बचाव के लिए इनके पास आयरन ब्रेस्टप्लेट्स हैं। और ये बुक ऑफ एक्सोडस के टिड्डों की तरह नहीं होते। ये फसलों पर धावा नहीं बोलते। ये टिड्डे असल में फसलें नहीं खाते थे, ये खेतों का सफाया नहीं करते थे। ये सिर्फ लोगों पर हमला करके उन्हें काटते थे, खाते थे और बर्बाद करते थे। ये ऐसा है जैसे टिड्डे अपने आप में इसी के लिए तैयार किए गए हों। जो टिड्डे धुएं से निकलते थे वो अपना बिच्छू जैसा डंक लोगों को मार सकते थे, और आज ऐसा कहा जाता है कि टिड्डे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इन टिड्डों की पैदाइश में ही कोई खास बात थी। ये टिड्डे सिर्फ उन्हीं इंसानों को तलाशते थे जिनके माथे पर देवताओं की मुहर नहीं होती थी। और ये बात हैरान करती है कि क्या ये टिड्डे वाकई दूसरी दुनिया की कोई उन्नत तकनीक थे जिन्हें कुछ खास इंसानों की तलाश में यहाँ भेजा गया था? क्या यह हो सकता है कि बुक ऑफ रेवलेशन में बताए गए टिड्डे पौधों को खाने वाले वो टिड्डे नहीं थे जो आज हमारे यहाँ हैं, बल्कि वो दूसरी दुनिया के लोगों का चलाया गया कोई उन्नत हथियार थे? अब अगर एक दूसरी दुनिया का आदमी युद्ध लड़ रहा था तो वो जो हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैकेनिकल डिवाइसेस होंगी, जो असल में कोई छोटी सी नैनो टेक्नोलॉजी थी जो कुछ खास टारगेट्स पर चुन चुनकर हमला करती थी। और असल में आज इसी तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। डार्पा हेडक्वार्टर्स, आर्लिंगटन, वर्जीनिया। ये मिलिट्री की विजनरी टॉय शॉप है जहां आने वाले वक्त के हथियारों का खाका तैयार किया जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जीपीएस के बारे में यही सोचा गया था। सूत्रों के अनुसार अब हथियारों की एक नई दौड़ चल रही है जिसका ध्यान सबसे बड़े नहीं बल्कि सबसे छोटे हथियारों पर केंद्रित है। कीड़े पृथ्वी पर सबसे शानदार तरीके से बनाए गए जीवों में से एक हैं। मेरा मतलब है कि वो असाधारण होते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिका की सेना को कीड़ों में दिलचस्पी है। ये एकदम लॉजिकल बात है। एक छोटे कीड़े या एक रेंगने वाले कीड़े को युद्ध क्षेत्र या ऐसी किसी जगह पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्यों ना भेजा जाए? आज बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है।
डार्पा में वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई किए गए कीड़ों के साथ प्रयोग करते आ रहे हैं, जिससे वो अपनी उड़ान में फेरबदल कर सकें। इन कीड़ों के नीचे ऑप्टिक लोब्स में पतले तारों को डालकर वो दिमाग के उस हिस्से को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे कीड़े उड़ना शुरू और बंद करते हैं। पंखों की मांसपेशियों में लगी तारों की एक और जोड़ी से वो रिमोट कंट्रोल के जरिए कीड़ों को दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक न सिर्फ कीड़ों को नियंत्रित करने के तरीके ही ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो उन्हें दोबारा बनाना भी चाहते हैं। फिजिकल साइंसेस इनकॉर्पोरेटेड में थॉमस वैनेक आजकल कीड़ों के आधार पर उड़ने वाले रोबोट्स बना रहे हैं। इंस्टेंट आई एक बाई प्लेट के साइज का बहुत छोटा सा हवाई रोबोट है। ये दूसरे रोबोट की तुलना में साधारण है, लेकिन फिर भी ये कमाल की चीजें कर सकता है। आप किसी भी कीड़े के बारे में सोचें, कोई ना कोई उस पर अध्ययन कर रहा होगा। हॉर्नेट्स, ड्रैगन फ्लाइज, मच्छर, इन सब के बारे में कहा जाता है कि ये अगली पीढ़ी बायोमिमेटिक हथियारों के संभावित मॉडल्स हैं। ऐसे रोबोट्स जिन्हें एक दिन असली कीड़ों से पहचानना नामुमकिन हो सकता है। इस वक्त हमारे पास जो तकनीक उपलब्ध है उससे शायद हम कीड़ों से प्रेरित छोटा रोबोट एक हमिंग बर्ड के साइज का बना सकते हैं, क्योंकि इसे उड़ाने के लिए एनर्जी स्टोरेज करना चाहिए और हमारे पास ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिसमें उतनी एनर्जी हो। लेकिन हम जल्द ही इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जल्दी ही हमारे पास मधुमक्खी के बराबर एक रोबोट होगा। और अगर ये किसी आतंकवादी के घर की दीवार पर जाकर बैठ जाए तो शायद उसे पता ही नहीं चलेगा। और अब हम इतनी छोटी सी जगह में बहुत कुछ फिट कर सकते हैं। इसका वजन कम रखकर हम इसमें पंख लगा सकते हैं और आम आदमी सिर्फ इसे एक मक्खी की तरह समझेगा। वो दिन दूर नहीं है जब आप उसे देखकर कहेंगे, वाह कितना सुंदर कीड़ा है, और शायद वो कीड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आज हम कीड़े जैसे ड्रोन्स बना सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं के भेजे गए टिड्डों को लेकर बाइबल की कहानियां वाकई प्राचीन काल की एलियन टेक्नोलॉजी को दर्शाती हों? और क्या यही वजह है कि इंसान आज भी कीड़ों से डरते हैं? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि ऐसी अद्भुत धारणा हो सकती है, और इसके सबूत के लिए वो नेवाडा के एक रहस्यमय इलाके की तरफ इशारा करते हैं जिसे एरिया 51 कहा जाता है। किंगमैन, एरिजोना, मई 1953। कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था। बताया जाता है कि तभी एक अज्ञात चीज रेगिस्तान की रेत में गिरकर खत्म हो गई, और जो बचा उसे अमेरिका की सबसे गुप्त फैसिलिटी एरिया 51 में भेज दिया गया। और 45 साल के बाद 1998 में बिल यूहाउस नाम के एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर ने आगे आकर एक चौंका देने वाली बात बताई कि मिलिट्री को सिर्फ दूसरी दुनिया की तकनीक नहीं मिली थी, उन्हें एक जीता जागता एलियन मिला था। यूहाउस का कहना था कि वो एक गुप्त प्रयोगशाला में काम करते थे, जिसके बारे में माना जाता है कि वो नेवाडा में एरिया 51 के पपूस माउंटेन्स में है। और 1953 के बाद से अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एक कीड़े जैसा एलियन था जो उनके साथ काम कर रहा था। उसका नाम था जे-रॉड। माना जाता है कि जे-रॉड ने उन अद्भुत पावर सिस्टम्स और भविष्य की तकनीक को समझने और डुप्लीकेट करने में मिलिट्री की मदद की थी, और ये सब कुछ साथ में लाकर किंगमन यान के लिए जोड़ा और बनाया गया था। बिल यूहाउस के इस खुलासे के कुछ समय बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट डैन बरिश ने उनकी बात की पुष्टि की। लेकिन डैन बरिश के अनुसार जे-रॉड का कहना था कि वो कोई एलियन है। उन्होंने जो खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला था। इस कीड़ेनुमा एलियन जे-रॉड ने बताया कि वो असल में हमारे फ्यूचर से आया है और निकट भविष्य में किसी वक्त इस दुनिया में एक तबाही आई और ज्यादातर मानव जाति खत्म हो गई। मानव जाति 2 अलग अलग प्रजातियों में बट गई और फिर उनमें से एक प्रजाति जमीन के अंदर जाकर रहने लगी
और फिर जमीन के अंदर रहते हुए उनमें ये कीड़ों जैसे लक्षण आ गए। और ठीक यही बात होपी और जुनी और यहां तक कि नवाजों की कहानियां भी बताती हैं कि तीसरी दुनिया से चौथी दुनिया में जाते वक्त आज की ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी और उन्हें कुछ वक्त के लिए जमीन के अंदर उन लोगों के साथ जाकर रहना पड़ा था जिन्हें वो एंट पीपल कहते हैं। और अब आप सोचेंगे कि कहीं जे रॉड सच में हमारे अपने फ्यूचर से आया एक कीड़े नुमा इंसान तो नहीं है? क्या जे रॉड की कहानी इस बात की पुष्टि करती है कि होपी की एंट पीपल वाली कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं थीं? और अगर तथाकथित इंसेक्टॉइड्स सच में मौजूद हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस नहीं बल्कि भविष्य से आए इंसान हो? हजारों साल से एलियंस हमारे मानव विकास का एक रहस्यमय हिस्सा रहे हैं। इनमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका लेना देना हमारे प्रजनन तंत्र से है। हो सकता है कि वो वाकई एक नई मानव जाति बनाने की कोशिश कर रहे हो जो शायद पृथ्वी में आने वाले बदलावों का सामना कर सके, और हो सकता है कि ये हमें उस पॉइंट तक ले जाए कि हमें दुनिया छोड़नी पड़े। लेकिन अगर किसी दिन एक प्रलयकारी घटना इंसानों को जमीन के अंदर आने पर मजबूर करती है, तो क्या इसका वैज्ञानिक अर्थ ये भी है कि हम में कीड़ों जैसे लक्षण आ जाएंगे? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हम पहले से ही थोड़े बहुत कीड़ों जैसे हैं। इंसान के जीनोम पर किए गए काम से पता चलता है कि शायद हमारा आधा डीएनए ट्रांसपोजॉन्स का नतीजा हो सकता है। ये उन जंपिंग जीन्स के लिए एक फैंसी वर्ड है जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जा सकते हैं। हाल ही में पता चला है कि रॉडनियस एक खून चूसने वाला कीड़ा है जो शागस रोग फैलाता है। ये सिर्फ ट्राइपेनाजोम को ही एक जीव से दूसरे जीव तक नहीं फैलाता, बल्कि ये अपने खुद के जीन्स भी उन जीव में फैला सकता है। इंसानों को शागस रोग हो जाता है। अभी तक उन्होंने इस कीड़े के डीएनए के लिए इंसानों का टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि हमारे सिस्टम में इनमें से कुछ कीड़ों के जीन्स हों। शायद कुछ ट्रांसपोजोन उन बीमारियों से आए हैं जिन्हें हमने तब पकड़ा था जब हमारे पूर्वजों को कीड़ों ने काट लिया। क्या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर पर किए गए अध्ययन एक दिन ये साबित कर सकते हैं कि हमारे अंदर सच में कीड़ों के डीएनए हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या ये एक इत्तेफाक होने की बजाय दूसरी दुनिया के किसी डिजाइन का काम हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आकाशगंगा जैसी कोई बड़ी चीज या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस विकास का रास्ता दिखा रहे हों? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ खास परिस्थितियों में कीड़े सब पर हावी होने वाली प्रजाति बन जाएं, जो आखिर में संवेदनशील हो जाते हैं और होमिनिड के लक्षणों को विकसित कर लेते हैं? ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आती रहती हैं कि कुछ लोग इस तरह के लोगों को देखते हैं और वो उनसे समझदारी के साथ और दूसरों की भलाई के लिए बातें करते हैं। जीवन के इन रूपों को एक साथ मिलाने का पूरा आइडिया शानदार है। दोनों को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाना। पूरे इतिहास में लोगों ने कीड़ों का सम्मान किया है और उनकी पूजा भी की है, उनके लिए मंदिर बनवाए हैं। ये हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर कीड़े जैसे लोग हों जिनकी इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस से बहुत बहुत ज्यादा हो। ये हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कीड़ों और एलियंस के बीच वाकई एक संबंध हो? क्या वो हमारी दुनिया से परे रहने वाले लोगों से जुड़े हैं, जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं? अगर ऐसा है, तो क्या उनका कोई गुप्त उद्देश्य हो सकता है जिसका पता हम अभी तक नहीं लगा पाए हैं? शायद एक दिन हमें पता चलेगा कि एलियंस सिर्फ अंतरिक्ष में सबसे दूर की किसी जगह पर नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ पृथ्वी पर भी अरबों की तादाद में हैं और उनमें से ज्यादातर हमारे पैरों के नीचे हैं।